ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? ठीक है जी। सबसे पहले तो आई होप कि आप लोगों के टीचर्स ने आपके साथ शेयर कर लिया होगा। वैसे तो मेरी कोई लैब है नहीं आप लोगों के साथ इस सेमेस्टर, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई लैब ऐसी है जो आपके लैब टीचर ने आपको बताया है कि वो फिज़िकली होगी, तो इस संडे से जो है वो लैब्स स्टार्ट है। तो आई होप आप लोगों को स्केड्यूल मिल गया होगा। नहीं मिला है तो बता दें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी अगर आपकी कोई लैब है जो यूनिवर्सिटी में होनी है, ठीक है। मैम अभी तक तो नहीं मिला कोई शेड्यूल। कोई है लैब जो यूनिवर्सिटी में परफॉर्म होनी है, टीचर ने बताया है किसी कोर्स का? आप लोग किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो? डीएलएफ की होनी है? अच्छा, ओके, लेट मी चेक। सर आतिफ शहबाज करवाते हैं डीएलएफ? ठीक है, मैं इसके संडे को लैब है आप लोगों की सुबह 8 बजे। मैं स्केड्यूल शेयर कर देती हूँ इफ़ यू वांट। एक मिनट, लेट मी शेयर व्हाट्सएप। ओके, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है, आप यू कैन सी देयर। अच्छा जी, ईसीटी की लैब तो बेटा आपको जो लैब टीचर करवाता है आप उससे पूछिए कौन करवाता है। बिलाल ज़्यादा करवाते हैं आपको? हाँ, अगर वो बोल रहे हैं कि वो साइकोमोटर लैब करवाएंगे यूनिवर्सिटी में तो ठीक है, वो खुद ही आपको गाइड करेंगे। मुझे पता नहीं है कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि वो इधर ऑनलाइन ही कंटिन्यू करेंगे या वो यूनिवर्सिटी में करवाएंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप उनसे पूछ लीजिए, ही विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। चलो जी, खैर स्केड्यूल देख लेना आप लोग, मैंने आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। लेट्स स्टार्ट द सेशन। मैं स्क्रीन शेयर करूँ पहले। ओके, ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है सही है, वो टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ आईसी ऑन द कलेक्टर वोल्टेज, ठीक है। जिसको हम अर्ली इफेक्ट कहते हैं, सही है। एक बीच में मैंने एक न्यूमेरिकल करवाया था, उसमें मैंने एक वैल्यू यूज करवाई थी, ठीक है, दैट इज वी ए, सही है। एक वोल्टेज यूज करवाए थे, दैट इज वी ए, सही है। और मैंने कहा था कि ये अर्ली वोल्टेजेस होते हैं और लेकिन उस वक्त मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था और मैंने आप लोगों को डायरेक्टली इक्वेशन बता दी थी कि ये अर्ली वोल्टेजेस स्पेसिफिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये अर्ली वोल्टेजेस क्या होते हैं और अर्ली वोल्टेजेस का हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, हम ये कहते हैं कि भाई हमारी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और हम उसको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने ऐसे किए जहाँ पे हमने स्मॉल आर नॉट को, ठीक है, वहाँ पे यूज हमने नहीं किया, उसे निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई उसका इफेक्ट थ्योरेटिकली इतना सर्किट पे नहीं आ रहा होता, जबकि मैं आर नॉट की बात कर रही हूँ, ठीक है।
जबकि अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअली, तो हमारे पास अगर इस आर नोट पे आउटपुट पे कोई रेजिस्टेंस होगी, ठीक है, आउटपुट पे अगर रेजिस्टेंस होगी तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो भी गेन आ रहा होगा वो प्रॉपर्ली हमारे लोड तक नहीं पहुंच पाएगा, वो आउटपुट पे ड्रॉप होगा। सही है। तो सर्किट का जो गेन है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होगा किस पे, किसकी वजह से, इस आर नॉट की वजह से, आउटपुट रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं पूरा कि ये होता क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, मैं ये टॉपिक ग्राफिकली समझाऊंगी, उसको रीड करती जाऊंगी, फिर मैं एक्सप्लेन भी करती रहूंगी साथ साथ। ठीक है, व्हेन ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। अच्छा, जब भी हम एम्पलीफायर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हम एम्पलीफायर्स के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, जब भी हम एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो हम एम्पलीफायर किस रीजन में डिजाइन कर रहे होते हैं, हम एम्पलीफायर को जो है वो एक्टिव रीजन में डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जब भी हम एम्पलीफायर डिजाइनिंग की बात करें, इसका मतलब ना तो हम कट ऑफ मोड में, ना तो हम सैचुरेशन मोड में, वी आर इन एक्टिव रीजन। ठीक है, तो हमने कहा कि when operated in the active region, practically BGTs show some dependence on the collector current of the collector current on the collector voltages, with the result that unlike the graph shown in figure 6.8, their IC VCE characteristics are not perfectly horizontal lines, straight lines. ठीक है, अच्छा जी, सॉरी, इस पूरी बात का मकसद क्या हुआ? ठीक है, इस पूरी बात का मकसद, सॉरी आई हैव फ्लू, तो बेयर विद इट। ठीक है, इस पूरी बात का मकसद क्या हुआ? इस पूरी बात का मकसद ये हुआ कि हम ये कहते हैं कि भाई जब हम एक्टिव रीजन में हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो ये जो कर्व है, ठीक है, जब हमने क्यू पॉइंट पढ़ा था तो हमने इस कर्व को जो है वो स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था। हम कहते थे भाई ये इस तरीके से रफली हम ड्रॉ करते थे, हम कहते थे भाई हमारे पास जो आईसी और वीसी का कर्व होता है, ओके, जो आईसी और वीसी का कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, हम कहते थे भाई ऐसे ऐसे, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वी बी ई, सही है, इस तरीके का हम कर्व्स पढ़ते थे। ठीक है, कुछ ज्यादा टेढ़ा हो गया। अच्छा, हम इस तरीके के कर्व पढ़ते थे, हम कहते थे कि भाई ये हमारा आईसी और वीसीई का ग्राफ है। ठीक है, और ये जो वैल्यू होती थी ये किसकी होती थी? वीबीई की वैल्यू कांस्टेंट होती थी। ठीक है, अच्छा, अब मैं हम ये बात कर रहे हैं कि भाई हमने ये अज्यूम किया, मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है मेरी आवाज? रमशा, अब आ रही है आपको आवाज? रमशा, आपके मोबाइल में कोई मसला है? ठीक है, आपके एंड पे कोई मसला, अगर मेरे एंड पे मसला होता तो किसी को आवाज नहीं आ रही होती। ठीक है, अच्छा जी, तो लेट्स कंटिन्यू दिस। तो हम ये बात करते थे कि ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ठीक है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं होता। यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, बल्कि इसमें थोड़ा बहुत स्लोप पाया जाता है। ठीक है, दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइंस, बल्कि इसमें अगर आप इसको नोटिस करें तो ये जो है ग्रेजुअली अप हो रही हैं, तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई स्लोप है। ठीक है, दिस इज नॉट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस, दिस इज कर्व लाइंस, तो इसमें कोई ना कोई इसका स्लोप मौजूद है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई इसका मतलब कि मेरा आईसी जो है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंडेंट है? मेरे कलेक्टर वोल्टेजेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि ये ग्राफ अब आया कहाँ से? ठीक है, अब ये ग्राफ आया कहाँ से? हम क्या करते हैं, सिंपल, हम जो है वो एक सर्किट यूज करते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन एमिटर में इसको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि मैंने एमिटर को ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, मैंने एक सोर्स लगाई वीबीई डीसी सोर्स और एक सोर्स लगाई वीसीई। ठीक है, मैंने वीबीई की वैल्यूज को फिक्स करते हुए, ठीक है, और डिफरेंट वैल्यूज पे वीसीई की डिफरेंट वैल्यूज पे मैंने क्या किया, अपना आउटपुट
आईसी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। पहले वीबीई की एक वैल्यू रखी, उस पर आईसी कैलकुलेट किया वीसीई को चेंज कर करके, ठीक है। फिर वीबीई की दूसरी वैल्यू रखी, फॉर सपोज पहले ये रखी, ठीक है, फिर ये रखी, फिर ये रखी। इस तरीके से हमने वीबीई की वैल्यूज को फिक्स करते हुए और हमने आईसी की वैल्यूज डिफरेंट वीसी पे कैलकुलेट करनी, ठीक है। यही बात देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। द ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड इन the common emitter configuration, that is here the emitter serves as a common terminal between the input and our output port. इसने इनपुट और आउटपुट पोर्ट में दोनों में एक एमिटर कॉमन है, इनपुट से भी कॉमन है, आउटपुट से भी कॉमन है, इसलिए हम इसे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। द वोल्टेज VBE कैन बी सेट टू एनी डिजायर्ड वैल्यू बाय एडजस्टिंग द DC सोर्स कनेक्टेड बिटवीन बेस एंड एमिटर, ठीक है। हम कह रहे हैं कि भाई हम VBE को अपने हिसाब से किसी भी डिजायर्ड वैल्यू पे सेट कर सकते हैं। At each value of VBE, the corresponding IC VCE characteristics curve can be measured point by varying the DC source connected between the collector and emitter and measuring the corresponding collector current, ठीक है। हम कह रहे हैं कि हमने VBE की एक वैल्यू फिक्स कर दी, उसके बाद हमने VCE की वैल्यूज को चेंज करते रहे, हम IC मेजर करते रहे, ठीक है। यही पूरी बात पॉइंट बाय पॉइंट हमने इस तरीके से ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लिया, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द इज द फैमिली ऑफ ICVC कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व शोन इन फिगर 6.17b एंड नोन एज कॉमन एमिटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हमने कहा भाई इस तरीके से हमने एक ग्राफ बनाया और फिर जो है वो हमने इसको जो है वो क्या कर दिया, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया मुख्तलिफ VBE की वैल्यूज पे, ठीक है। At low values of VCE, ठीक है, lower than about 0.3 volts, as the collector voltage goes below that of base by more than 0.4 volts, the collector base junction becomes forward bias and the transistor leaves the active mode and enters in the saturation mode, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम VCE वोल्टेजेस को, ठीक है, 0.3 से कम कर देंगे, ठीक है, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, अगर यहाँ पे नोटिस करो इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हमारा अगर ट्रांजिस्टर VCE की वैल्यू को हम 0.3 से कम कर देंगे, ठीक है, 0.3 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो हमारा ट्रांजिस्टर क्या करेगा, वो एक्टिव मोड रीजन को छोड़ के किस में जाने लगेगा, सैचुरेशन रीजन में जाने लगेगा, ठीक है। आपका कलेक्टर बेस जंक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा और ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन को छोड़ के और सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, ठीक है। Shortly we shall look at the details at ICVC in the saturation region. Saturation region में हम इस कर्व को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। But for the time being we are observing in the active region, ठीक है। We observe that the characteristics, I'm reading here, ठीक है। We observe that the characteristics lines meet at the point of we observe that the characteristics curve though still straight lines have finite slope, ठीक है। इसका क्या है, कोई ना कोई finite slope है। In fact when extrapolated characteristics line meet at the point on the negative VCE axis at VCE is equals to minus VA, सही है। हम कह रहे हैं कि अगर मैं इस कर्व को, इस स्लोप्स को एक्स्ट्रापोलेटेड करूं, ठीक है, मैं नेगेटिव एक्सिस पे इसको ड्रैग करूं, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको ड्रॉ किया नेगेटिव एक्सिस पे, यहाँ से लाइन लाई, इसको जो है वो प्लॉट किया, ये वाली लाइन लाई, इसको प्लॉट किया, ये वाली लाइन लाई, सॉरी मैं लाइन सी बना लूँ, इसको यहाँ प्लॉट किया, ठीक है। फिर इस लाइन को ड्रैग किया नेगेटिव एक्सिस पे, इस लाइन को ड्रैग किया, तो फाइनली हम रियलाइज़ करते हैं, जब इसके अलावा अगर हम 4-5 लाइंस और भी बना लें, VBE की और भी वैल्यूज़ भी बना लें, तो हम एनालाइज करते हैं कि हमारे पास ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक वोल्टेजेस पे आके मीट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे होते हैं जब हम इसकी लाइंस को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं नेगेटिव एक्सिस पे।
तो एक वैल्यू है VC की नेगेटिव वैल्यू जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पॉइंट को कहा जाता है VA, दैट इज अर्ली वोल्टेजेस, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? अर्ली वोल्टेजेस कहा जाता है, जिसकी वैल्यू की रेंज क्या होती है? फ्रॉम 100 वोल्ट्स टू फ्रॉम 10 वोल्ट्स टू 100 वोल्ट्स, ठीक है। इसकी वैल्यू की रेंज क्या है? The voltage VA positive number is the parameter for the particular BGT with the typically values in the range of 10 volts to 100 volt. It is called the early voltage after GM Early, the engineering scientist who first studies this phenomena. ठीक है, इसका नाम अर्ली वोल्टेजेस एक साइंटिस्ट पे रखा गया जिसका नाम था GM अर्ली, जिसने इस फिनोमेना को जो है वो ड्राइव किया था, ठीक है। तो अब हमें पता चला कि भाई इस स्लोप की वजह से हमारे पास एक अर्ली वोल्टेजेस आ रहे होते, दैट इज VA, जिसकी रेंज होती है 10 वोल्ट से 100 वोल्ट। हर पर्टिकुलर BJT का जब आप डेटा शीट पढ़ते हो तो उसमें जिस तरीके से आपको बीटा की वैल्यू गिवन होती है, इस तरह से इस हर ट्रांजिस्टर की VA की वैल्यू भी गिवन होती है, ठीक है, कि उसकी VA की वैल्यू क्या है। सही है, जिस तरह हमें डेटा शीट में बीटा की वैल्यू गिवन होती है कि उस ट्रांजिस्टर की बीटा की वैल्यू क्या है, इस तरीके से हमें उसी ट्रांजिस्टर की VA की वैल्यू भी गिवन होती है, ठीक है। और हम चाहें तो ये इस तरीके के सर्किट बना के हम खुद ग्राफिकली उसे ड्राइव भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, at a given value of VBE, increasing VCE increasing the reverse bias voltage on the collector base junction, that increases the width of the depletion region, ठीक है। फिर होगा क्या कि जो भी हमने VBE हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है, हम जैसे जैसे VCE को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है वो किसकी तरफ मजीद इंक्रीज करने लगेगा? वो रिवर्स बाइस, मजीद रिवर्स बाइस होने लगेगा, ठीक है। क्या कह रही हूँ मैं ये कह रही हूँ कि भाई मैंने VBE की एक वैल्यू फिक्स कर ली और अब मैं VCE को बढ़ा रही हूँ। जैसे जैसे मैं VCE को बढ़ाऊंगी तो मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा? जिसके नतीजे में ये होगा कि हमारे जो डिप्लीशन रीजन की विथ है, ठीक है, वो क्या होगी? वो इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। अब डिप्लेशन रीजन जब हमने डायोड्स पढ़े थे, जब हम ट्रांजिस्टर की इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर्स के हवाले से, तो हमने उस वक्त देखा था कि ट्रांजिस्टर की एक डिप्लेशन रीजन होता है, ठीक है। रीजन्स पढ़े थे और मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि किस तरीके से होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाते हैं और कैसे इलेक्ट्रॉन्स होल्स की तरफ जाते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो फॉर द टाइम बिंग सिर्फ इतना याद रखो कि भाई जैसे जैसे वो रिवर्स बाइस वोल्टेजेस इंक्रीज होंगे तो आपके डिप्लीशन रीजन अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा? विथ ऑफ डिप्लीशन रीजन, विद डिप्लीशन रीजन की जो विद है वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, ठीक है। जिसके नतीजे में आपके पास क्या होगा? दिस इन अच्छा थस इंक्रीजेस द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन ऑफ द जंक्शन, ठीक है। जंक्शन पे जो आपका डिप्लेशन रीजन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दिस इन टर्न रिजल्ट इन डिक्रीज इन इफेक्टिव बेस विद W, जिसके नतीजे में क्या हो रहा होगा? जो इफेक्टिव बेस विद है, बेस की जो विद है वो क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, ठीक है। दिस इन टर्न, जैसे जैसे ये पूरी लाइन दोबारा पढ़ो, एट अ गिवन वैल्यू ऑफ VBE की एक वैल्यू पे जब हम इंक्रीज करेंगे किसको? VCE को, तो हमारे पास रिवर्स बाइस वोल्टेजेस कलेक्टर बेस जंक्शन पे इंक्रीज होने लगेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा कि हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होगी? इंक्रीज होने लगेगी। जब डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी तो उसके नतीजे में इफेक्टिव बेस विड्थ जो है, बेस की जो इफेक्टिव विड्थ है वो क्या होने लगेगी? डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। और इस विड्थ का, इस W का, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है आपका किसके साथ? IS के साथ, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपको IS का फॉर्मूला पढ़ाया था, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप क्या है कि आपका IS किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? IS इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके? विड्थ के, ठीक है। तो जैसे जैसे विद डिक्रीज होगी, ठीक है, कौन सी? इफेक्टिव विद। ये कौन सी विद है? इफेक्टिव
मैं यहाँ पर वैसे लिख देती हूँ। ओके, दिस इज इफेक्टिव बेस विड्थ, ठीक है। ओके, तो ये आपकी इफेक्टिव बेस विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या चीज़, आई एस। और आई एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपके आई एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, आई सी के, ठीक है, कलेक्टर करंट के, आई सी के। तो जैसे जैसे आपके पास डिप्रेशन विथ ऑफ डिप्रेशन इफेक्टिव बेस विथ जो है वो आपके पास डिक्रीज होगी, आई एस इंक्रीज होगा, और आई एस इंक्रीज होने की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, आई सी भी इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। दिस इज द अर्ली इफेक्ट फॉर द ऑब्वियस रीजन इट इज नोन एज द बेस विद मॉड्यूलेशन इफेक्ट, ठीक है। इसको इस बेसिकली फिनोमिना अल्टीमेटली हुआ क्या, देखो हमने VBE को फिक्स किया, हमने VCE बढ़ाया, जैसे ही हमने VCE बढ़ाया हमने देखा कि उसके नतीजे में हमारी विड्थ कम होने लगी, डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ने लगी, जिसके नतीजे में हमारे पास इफेक्टिव बेस विड्थ जो थी वो कम होने लगी। इफेक्टिव विड्थ कम होने की वजह से हमारे पास IS बढ़ने लगा, और IS बढ़ने की वजह से हमारे पास IC बढ़ने लगा। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, दूसरी चीज कम हो रही है तो तीसरी चीज बढ़ रही है, तीसरी चीज बढ़ रही है तो चौथी चीज बढ़ रही है। इस तरह से ये सारी चीजें आपस में क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इस सारे रिलेशन से क्या हुआ कि हमें पता चला कि भाई अगर हम कलेक्टर बेस हम जो है कलेक्टर मीटर वोल्टेज को छेड़ते हैं, VCE को छेड़ते हैं, तो इसका अल्टीमेटली घूम फिर के इफेक्ट हमारे पास कहाँ और आ रहा होता है, हमारे IC पे आ रहा होता है, दैट इज अवर कलेक्टर रेजिस्टेंस, ठीक है। ओ सॉरी, दैट इज अवर कलेक्टर करंट। तो इसका मतलब कि अगर मैं अपना कलेक्टर वोल्टेजेस को जो है वो चेंज करूंगी तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या हो रहा होगा, मेरे पास घूम फिर के IC चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पूरे इफेक्ट को क्या कहा जाता है, अर्ली इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अर्ली वोल्टेजेस क्या थे, VA जो हमने देखा था कि स्लोप की वजह से आ रहे थे, और इसको पूरे को ये जो पूरा फिनोमेना मैंने समझाया इसको कहा जाता है अर्ली इफेक्ट, ठीक है। और इसको जो है वो एक और नाम भी है इसका, दैट इज बेस विद मॉड्यूलेशन इफेक्ट, ठीक है, बेस विद मॉड्यूलेशन इफेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, सही है, ये हाईलाइट दिस। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ओके, फिर किसी ने कोई सवाल नहीं किया, इसका मतलब समझ आ गई है बात, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि भाई स्लोप की वजह से आपके पास जो IC की इक्वेशन थी, जिसे हम पहले खाली क्या अज्यूम करते थे, IS इंटू एक्सपोनेंशियल VB डिवाइड बाई VT, अब उसके साथ एक और फैक्टर भी आ रहा है, दैट इज 1 + VC डिवाइड बाई VA, ठीक है। और जो है वो ये स्लोप हमें क्या बता रहा है कि भाई ये स्लोप ये हमें ये बता रहा है कि इस IC और VC का आपस में रिलेशन है, ठीक है। इस कलेक्टर और कलेक्टर करंट का और कलेक्टर टू एमिटर जंक्शन वोल्टेजेस का आपस में रिलेशन है। तो हम ये क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो आउटपुट रेसिस, क्योंकि हम आउटपुट कलेक्टर से ले रहे होते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि भाई ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस जिसको हम कहते थे कि जो है वो इनफाइनाइट है, वो अब इनफाइनाइट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास IC और VCE की कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है, इसका स्लोप जीरो नहीं है, नॉन जीरो स्लोप है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लिखा, R0 इज इक्वल टू डेल्टा IC डिवाइड बाई डेल्टा VCE एट VB कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट VB की वैल्यू पे अगर हम चेंज करते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज करना, IC और VCE को चेंज करते हुए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ IC निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करो कि इन्होंने इन्वर्स लिया हुआ है, इन्वर्स लेने का रीज़न क्या है। अच्छा, इन्वर्स लेने का रीज़न ये है,
आज मुझे लाइसेंस वर्जन अलॉट नहीं हुआ। टाइमर शुरू हो गया भाई, 10 मिनट बाद ये क्लास ख़त्म होने लगेगी। चलो हम इसी लिंक को रिजॉइन करके दोबारा सेशन स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अगर 10 मिनट बाद ये क्लास ख़त्म हो जाए तो दोबारा से जो है वो रिजॉइन कर लेना, ठीक है? उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करके। अच्छा जी, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे इन्वर्स क्यों यूज़ किया है। इन्वर्स यूज़ करने का रीज़न ये है कि अगर मैं ओहम्स लॉ की बात करूँ तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई R बराबर है V ओवर I के, ठीक है? जबकि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, I ओवर V लिया हुआ है। इसका मतलब हमें I ओवर V लेने की वजह क्या है, क्योंकि हमारे VCE चेंज करने से IC चेंज हो जाता है, इसलिए इसका इस तरीके से रिलेशन दिखाया हुआ है, ठीक है? तो अगर मुझे इसको मेरे पास इक्वेशन क्या है, I ओवर V, मुझे इसको V ओवर I बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर है ओम्स लॉ भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, सही है? तो इसलिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसका इन्वर्स ले लिया। जब मैं इसका इन्वर्स ले लूँगी तो ये क्या हो जाएगा, V ओवर I हो जाएगा, ठीक है? दैट इज द रीजन ऑफ टेकिंग इन्वर्स, सही है? फिर उन्होंने कहा भाई ये IC की वैल्यू इस फॉर्मूले से ड्राइव करके इन्होंने निकाली कि भाई ये सॉरी R नॉट की वैल्यू क्या होगी, VA प्लस VCE डिवाइड बाय IC। अब ये किस तरीके से ड्राइव हुई है ये हमें कंसर्न नहीं है, ठीक है? हमें सिर्फ इसमें जो चीज़ समझने वाली बात थी वो ये थी कि जो है हमारे पास जो R नॉट होती है, अब ये R नॉट ड्राइव कर करके यहाँ पे लिया है, दैट इज R नॉट इज इक्वल्स टू VA डिवाइड बाय IC, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो R नॉट होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस होती है, जिसको हम इनफाइनाइट एज्यूम करते थे, वो बेसिकली इनफाइनाइट होती नहीं है, उसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो हमारे सर्किट के गेन को इफेक्ट कर रही होती है, ठीक है? जो इसकी फाइनाइट जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस है, कैन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द गेन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है? तो वी कांट इग्नोर दिस, सही है? और हमें इसको केटर करना पड़ता है, ठीक है? The output resistance R नॉट can be included in the circuit model the transistor। हम इसको जो है वो किस तरीके से अपने मॉडल में जो है वो इनकॉपरेट कर सकते हैं। यहाँ देखो ये पाई मॉडल बना हुआ है, इसमें अब इन्होंने क्या किया है कि जो करंट सोर्स लगी हुई थी इसके साथ एक अदद R नॉट भी इंक्लूड किया हुआ है कि हाँ भाई हमारे पास इस तरीके से एक अदद R नॉट भी आ रहा होता है, ठीक है? सही है? तो इस पूरी बात का बताने का मकसद क्या था कि हमारे पास अर्ली वोल्टेजेस क्या होते हैं और किस तरह से हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो डिपेंडेंट होता है कलेक्टर वोल्टेजेस पे, और अल्टीमेटली जिससे हमारे पास किस चीज़ पे फ़र्क पड़ रहा होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ रहा होता है। और जाहिर है अगर आउटपुट रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ेगा तो हमारे सर्किट, अगर आउटपुट रेजिस्टेंस कोई ना कोई फाइनाइट होगी तो जाहिर है जो भी हमारे पास गेन आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं आउटपुट पे ड्रॉप होके फिर हमारे पास लोड पे पहुंचेगा, ठीक है? अच्छा जी, मजीद आगे चलते हैं इसका। अच्छा, दैट वाज पेज नंबर 371, अपने पास चाहो तो लिख लो ताकि याद रहे, सही है? उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई स्मॉल सिग्नल मॉडल पे जो है वी ए का और IC का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? स्मॉल सिग्नल मॉडल जो ये हमने पढ़े थे, सही है? ये हाइब्रिड मॉडल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है? इसका जो है वो हमारे सर्किट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सही है? एक दफ़ा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा जी, द इफेक्ट द अर्ली इफेक्ट डिस्कस इन सेक्शन 6.2 जो हम अब डिस्कस करें, causes the collector current to depend not only on the VBE but also on VCE। कि हमारा कलेक्टर करंट खाली VBE पे डिपेंडेंट नहीं होता बल्कि VCE पे भी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें स्लोप आ रहा है, VCE बढ़ने से ICE बढ़ रहा है, ठीक है? The dependence on VCE can be modeled by assigning a finite output resistance to the control source current source in the hybrid model as shown in figure 6.4। इसकी जिसके नतीजे में हमारे पास क्या आ रही होती है, आउटपुट पे फाइनाइट रेजिस्टेंस आ रही होती है, जिसको हमने यहाँ पे इस तरीके से R नॉट को देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है? The output resistance R नॉट was defined in
इक्वेशन 6.9 इट्स वैल्यूज ऊपर राइट की हुई थी। 6.19 में आर नॉट किसके बराबर थी, वी ए डिवाइड बाई वी आई सी, वेयर वी ए इज द अर्ली वोल्टेजेस, आई सी इज द डी सी करंट without taking the early effect in the we normally drop the prime and just use r naught v is equals to va divided by vc ic। हम ये IC की वैल्यू जो है वो DC IC की वैल्यू जो DC में होती है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नोट दैट इन द मॉडल ऑफ फिगर 6.47 वी हैव रीनेम VBE as V pi in order to confirm with the literature, ठीक है। हमने क्या किया कि भाई हमने यहाँ पे ये बात तो हम अभी जब हमने कॉमन कैरेक्टर कॉमन एमिटर पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हम यहाँ पे इस VBE को क्या कंसिडर कर रहे होते हैं, V pi कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली तो हमारे पास अगर मैं वोल्टेजेस वी नॉट निकालना चाहूँ तो वी नॉट किसके बराबर होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई हमारे पास वी नॉट किसके बराबर आ जाता है जब हम उस कॉन्फ़िगरेशंस में यूज़ करते हैं। अगर कलेक्टर पे हमने रेजिस्टेंस भी लगाई है तो हमारा वी नॉट किसके बराबर होगा, GM VBE, जो कि हमारे पास बेसिकली किसका करंट होता है, यहाँ पे कलेक्टर करंट होता है, करंट सोर्स जो गिवन होती है, मल्टीप्लाई बाय RC पैरेलल विद R नॉट। ये इक्वेशंस आपने पढ़ी हैं कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस में जब हम ड्राइव कर रहे होते थे, ठीक है। कॉमन एमिटर में पढ़ी है, ठीक है। कल भी मैंने इसको रिवाइज करवाया था। थस द गेन विल बी समहाउ रिड्यूस समवॉट रिड्यूस ऑब्वियसली इफ R नॉट इज ग्रेटर देन RC। अगर R नॉट ग्रेटर देन RC होगा द रिडक्शन इन गेन विल बी नेग्लिजिबल, ठीक है। अगर मेरे पास जो है वो R नॉट बड़ा होगा RC से तो जो गेन में रिडक्शन है वो क्या होगी, गेन में रिडक्शन बहुत छोटी सी होगी, ठीक है। तो हम इस केस में आर नॉट को जो है वो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, आर सी पैरेलल विद आर नॉट है, ठीक है। इसका मतलब दोनों आपस में पैरेलल है। अगर आर नॉट की वैल्यू बहुत बड़ी है तो इसका गेन में क्या इफेक्ट बहुत छोटा सा आ रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आर नॉट की वैल्यू बड़ी नहीं है आर सी से तो वी कांट इग्नोर इट, ठीक है। और वैसे भी जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बना रहे होते हैं, हम एम्पलीफायर डिज़ाइन कर रहे होते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे, तो ये आर नॉट जो है वो बहुत डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और हम इसकी वैल्यूज़ को ज़्यादा हम हमेशा बड़ी वैल्यू तो नहीं ले सकते, तो इसकी वैल्यू हमारे सर्किट पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, ठीक है। फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है क्योंकि उसकी वजह से हमारे पास सर्किट में गेन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। क्लियर है ये बात, यहाँ तक कहानी समझ में आई? एनी क्वेश्चन? मैंने इसको जल्दी जल्दी इसलिए वाइंड अप किया है कि ये सेशन ख़त्म हो रहा है, तो मैं इस टॉपिक भी ये ख़त्म हो गया तो मैं इसके साथ ही इसको ख़त्म कर दूँ। अगर कोई सवाल है तो पूछ लो ताकि मैं उसको फिर एक्सप्लेन कर दूँ। एनीवन? क्लियर है सबको? कुछ तो बोला करो तुम लोग, यस नो। सारे ऐसे ऐसा लगता है पूरी क्लास सो रही है, नो रिस्पॉन्स। थोड़ा थोड़ा क्लियर है तो पूछो ना सवाल, क्या क्लियर नहीं है? देखो सिंपल सी लॉजिक है। अच्छा ये मीटिंग ख़त्म होने वाली है, मैं दोबारा इसी लिंक पे क्लिक करके दोबारा मीटिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। देखो सिंपल सी लॉजिक है, हमारे पास जब हम क्यू पॉइंट वाले टॉपिक्स पढ़ रहे होते थे, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसके अगेंस्ट, हम VCE वोल्टेज कलेक्टर एमिटर वोल्टेज और IC के अगेंस्ट, ठीक है। तो हमारे पास हम ये कहते थे कि भाई हमारा जो IC है वो खाली VBE पे डिपेंडेंट है, वो VCE पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको स्ट्रेट लाइन अज्यूम करते थे, ठीक है।
जबकि प्रैक्टिकली वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो स्लोप होता है, ठीक है। इसका मतलब जब मैं VCE चेंज कर रही हूँ तो उसके हिसाब से IC खुद को चेंज कर रहा है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या अज्यूम करते थे कि हम कहते थे भाई VCE चेंज होता रहता है, तो IC जो है वो चेंज होता